वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं हमारी न्यू वीडियो नोटिफिकेशन पाने के लिए। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल गौतम क्लास। तो आज मैं बीए सेकेंड ईयर वालों के लिए हिंदी कथा साहित्य से मोस्ट इंपॉर्टेंट लघु उत्तरीय प्रश्न लेकर आया हूं, जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपको इन प्रश्नों को जरूर याद करके जाना चाहिए। आपके एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन इन क्वेश्चन में से देखने को मिलेंगे, क्योंकि सभी क्वेश्चन आपके पूरे सिलेबस से छांट कर लिए गए हैं। जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके सिलेबस से थे, तो आपका यहाँ पर सिलेबस है, इन्हीं में से आपके क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। यहाँ पर उपन्यास, कहानी और द्रुत पाठ है, आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। इससे अलग आपका कुछ नहीं देखने को मिलेगा, इन्हीं में से आपके क्वेश्चन आने वाले हैं। तो आइए हम एक एक करके सभी लघु उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर देखेंगे। यहाँ पर आपका पहला प्रश्न हमने लिया है, उपन्यास में देश काल से क्या तात्पर्य। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर आपके एग्जाम में देखने को मिलता है। इसका उत्तर हो जाएगा, उपन्यास में देश काल से तात्पर्य उस देश, स्थान, समय और परिवेश से है जिसका वर्णन उपन्यासकार अपनी कृति में करता है। देश काल के अंतर्गत किसी भी देश की सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक परिस्थितियाँ, आचार विचार, रीति रिवाज, रहन सहन, समाज की कुरीतियाँ और विशेषताएं आदि चित्रित की जाती है। तो आपकी समझ में आ गया होगा कि देश काल किसे कहते हैं। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर हिंदी उपन्यास के विकास का काल विभाजन कीजिए। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा, हिंदी उपन्यास के विकास काल का विभाजन कुछ इस प्रकार है। पहले दिया गया यहाँ पर प्रेमचंद पूर्व युग, जो कि सन 1882 से 1916 ईस्वी तक माना गया है। नेक्स्ट है आपका प्रेमचंद युग, जिसे 1916 से 1936 ईस्वी तक माना गया है। नेक्स्ट है यहाँ पर प्रेमचंदोत्तर युग, जो कि सन 1936 ईस्वी से अब तक माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, चित्रलेखा की कथावस्तु का मूलाधार क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा, चित्रलेखा की कथावस्तु का मूलाधार यह प्रश्न है कि पाप क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, चित्रलेखा कौन थी। इसका उत्तर है, चित्रलेखा भगवती चरण वर्मा के उपन्यास चित्रलेखा की नायिका और केंद्रीय पात्र है। यानी कि भगवती चरण वर्मा का उपन्यास है चित्रलेखा, उसकी मुख्य नायिका ही चित्रलेखा है। वे ब्राह्मण पुत्री, बाल विधवा और संयमित जीवन के पथ पर चलने वाली अनिंद सुंदरी थी, परंतु कृष्णादित्य नाम का एक युवक उसके जीवन में हलचल उत्पन्न कर देता है। चित्रलेखा गर्भिणी होती है, परंतु उसका नवजात शिशु एवं कृष्णादित्य दोनों ही काल कवलित हो जाते हैं। चित्रलेखा पाटलिपुत्र की नर्तकी के रूप में जीवन व्यतीत करने के लिए विवश हो जाती है। वह सामंत बीजगुप्त की प्रेमिका बनकर उसकी पत्नी के समान रहने लगती है। वह योगी कुमारगिरी की ओर आकर्षित भी होती है और उसके आश्रम में पहुंच जाती है, परंतु यहाँ उसके हृदय में परिवर्तन होता है। वह कुमारगिरी को भ्रष्ट करने का कारण बनती है। अंत में पश्चाताप करती हुई वह सारी संपत्ति दान कर बीजगुप्त के साथ भिखारिन के रूप में निकल पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, बीजगुप्त का संक्षिप्त परिचय दीजिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा, चित्रलेखा उपन्यास के कथानक के नायक और केंद्रीय पात्र के रूप में बीजगुप्त की स्थिति अधिक महत्वपूर्ण है। वह युवा सामंत है और चित्रलेखा के साथ भोगविलास में आकंठ निगमन दिखाई पड़ता है। वह चित्रलेखा को ही पत्नी मानता है, इसी कारण वह यशोधरा से विवाह का प्रस्ताव भी अस्वीकार कर देता है। चित्रलेखा के योगी कुमारगिरी के पास चले जाने पर जीवन की शून्यता और घुटन को कम करने के लिए वह यशोधरा से विवाह कर लेने की बात सोचता है, परंतु जब उसे यह बात पता चलता है कि उसका सेवक यशोधरा से प्रेम करता है और उससे विवाह करना चाहता है, वह महान त्याग का परिचय देता है और अपनी सारी संपत्ति एवं सामंत का पद श्वेतांग को देकर उसे अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देता है और स्वयं एक भिखारी बनकर पाटलिपुत्र चल देता है। चित्रलेखा भी अंत में उसके साथ जाकर उसका अनुसरण करती है, जिसे वह अस्वीकार नहीं कर पाता है। नेक्स्ट यहाँ पर, योगी कुमारगिरी का संक्षिप्त परिचय दीजिए। इसका उत्तर है, योगी कुमारगिरी की स्थिति चित्रलेखा उपन्यास में प्रमुख पात्र के रूप में है। विशाल देव पाप का स्वरूप जानने के लिए महाप्रभु रत्नांबर द्वारा उन्हीं के पास भेजा जाता है। कुमारगिरी अपने योग चमत्कार से सम्राट चंद्रगुप्त की भरी सभा में ईश्वर की ज्योति दिखा देते हैं। नर्तकी चित्रलेखा यहाँ उनकी इस शक्ति को चुनौती देती है। उन्हें चित्रलेखा के समक्ष पराजय स्वीकार करनी पड़ती है। अंत में चित्रलेखा उनके जितेंद्रिय संबंधी गर्व को चूर करने का कारण बनती है और चित्रलेखा उनको वासना का कीड़ा और पशु कहकर भी धिक्कारती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, कुमारगिरी की चारित्रिक विशेषताएं लिखिए। इसका आंसर हो जाएगा, दार्शनिकता, अहंकारिता, स्पष्टवादिता, मिथ्यावादिता, कामुकता आदि कुमारगिरी की कुछ प्रमुख चारित्रिक विशेषताएं। आप इन सभी विशेषताओं के बारे में अपने पास से और भी बढ़ा करके लिख सकते हैं।
तो आइए हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यशोधरा कौन थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा यशोधरा आर्य मृत्युंजय की पुत्री थी। मृत्युंजय उसका विवाह बीजगुप्त से करना चाहते हैं, परंतु बीजगुप्त चित्रलेखा के प्रेम पास में आबद्ध होने के कारण उनके प्रस्ताव को अस्वीकार कर देता है। यशोधरा बीजगुप्त के सेवक श्वेतांक से प्रेम करने लगती है। अंत में उसका विवाह श्वेतांक से हो जाता है। यशोधरा की कथा प्रासंगिक है, जो मुख्य कथा में ही एकाकार हो जाती है। नेक्स्ट है विशाल देव का संक्षिप्त परिचय दीजिए। इसका उत्तर हो जाएगा विशाल देव महाप्रभु रत्नांबर का शिष्य है। वह गुरु की आज्ञा से पाप का पता लगाने के लिए योगी कुमारगिरी के आश्रम में रहता है। विशाल देव दूरदर्शी नहीं है, वह कुमारगिरी के चरित्र का पतन स्वयं देखता है, परंतु इतने पर भी उन्हें इंद्रजित कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर श्वेतांक कौन है? तो श्वेतांक जो है वे महाप्रभु रत्नांबर का शिष्य है। वे गुरु की आज्ञा से पाप का पता लगाने के लिए सामंत बीजगुप्त के पास रहता है। आकाश के वातावरण में रहने पर वह अपने पर संयम नहीं रख पाता। वह पहले चित्रलेखा की ओर आकर्षित होता है, फिर यशोधरा की ओर। बीजगुप्त के महान त्याग से उसका विवाह यशोधरा से हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर उपन्यास का शीर्षक चित्रलेखा क्यों रखा गया है? या ये इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि चित्रलेखा उपन्यास के नामकरण की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा चित्रलेखा कथानक का केंद्र बिंदु है। घटनाओं के सारे सूत्र चित्रलेखा से जुड़े हुए हैं। एक भी घटना ऐसी नहीं मिलेगी जिसका प्रत्यक्ष या परोक्ष संबंध चित्रलेखा से ना हो। उपन्यास की मुख्य समस्या और उद्देश्य से चित्रलेखा का सीधा संबंध है, इसलिए उपन्यास का शीर्षक चित्रलेखा सब प्रकार से सार्थक और औचित्यपूर्ण है। नेक्स्ट है चित्रलेखा ने बीजगुप्त को प्रेषित पत्र में क्या लिखा था? इसका उत्तर है चित्रलेखा ने बीजगुप्त को प्रेषित पत्र में लिखा था। चित्रलेखा बहुत सोच विचार के बाद इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि केवल एक व्यक्ति उसके जीवन में आ सकता है और वह व्यक्ति है बीजगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर चित्रलेखा उपन्यास का उद्देश्य स्पष्ट कीजिए। या यह इस प्रकार से भी एग्जाम में पूछा जाता है कि चित्रलेखा का उद्देश्य या संदेश क्या है? तो इसका उत्तर आपको लिख देना है। उपन्यासकार भगवती चरण वर्मा का उद्देश्य और संदेश यह है कि पाप पुण्य की कोई निश्चित परिभाषा नहीं की जा सकती है। मनुष्य परिस्थितियों का दास है। वह अपनी परिस्थितियों के अनुसार आचरण एवं कार्य करने को विवश हो जाता है। इसका गौण उद्देश्य आत्मिक प्रेम की अमरता का प्रतिपादन करता है। उपन्यास में कथानक के प्रारंभ में श्वेतांक द्वारा यह प्रश्न उपस्थित किया गया है कि पाप क्या है। श्वेतांक और विशाल देव जब 1 वर्ष तक संसार के व्यवहारिक जीवन का अनुभव प्राप्त कर लौटते हैं, महाप्रभु रत्नांबर जो कुछ उपदेश उनको देते हैं वही आलोच्य उपन्यास का मुख्य उद्देश्य और संदेश है, जो इस प्रकार है। संसार में पाप पुण्य कुछ भी नहीं है, वह केवल मनुष्य के दृष्टिकोण की विषमता का दूसरा नाम है। जो कुछ मनुष्य करता है वह उसके स्वभाव के अनुकूल है और स्वभाव प्राकृतिक है। मनुष्य अपना स्वामी नहीं है, वह परिस्थितियों का दास है। वह करता नहीं, वह केवल साधन है। फिर पुण्य और पाप कैसा? हम न पाप करते हैं और न पुण्य करते हैं, हम केवल वह करते हैं जो हमें करना पड़ता है। तो यह इसका संदेश है। नेक्स्ट यहाँ पर निर्मला उपन्यास के उद्देश्यों पर संक्षेप में प्रकाश डालिए या निर्मला उपन्यास के उद्देश्यों को स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर है निर्मला प्रेमचंद का एक सामाजिक उपन्यास है। इसमें दहेज प्रथा और अनमेल विवाह की समस्या पर मुख्य रूप से प्रकाश डाला गया है। इस उपन्यास के उद्देश्य कुछ इस प्रकार है। पहला उद्देश्य इसका दहेज प्रथा एक बुराई तथा समाज का कोड है। दहेज न दे पाने की स्थिति में माता पिता को अपनी कन्या का अनमेल विवाह तक करना पड़ता है, जिस कारण उसका जीवन नरकीय बन जाता है। यदि निर्मला की विधवा माँ कल्याणी दहेज देने में समर्थ होती तो निर्मला का विवाह भुवन मोहन से होता और शायद उसके जीवन में वह त्रासदी न आती जिसने उसका जीवन बर्बाद कर दिया। दूसरा उद्देश्य है इसका अनमेल विवाह चाहे जिन परिस्थितियों में किया जाए कभी सुखद नहीं होता है। इस बात का रहस्योद्घाटन करना भी उपन्यास का उद्देश्य है। दहेज न दे पाने की व्यवस्था के कारण ही निर्मला की मां को अपनी 15 वर्ष की पुत्री निर्मला का विवाह 40 वर्ष के ऐसे प्रौढ़ विधुर तोताराम से करना पड़ा, जिसके पहले से ही 3 पुत्र थे। इस अनमेल विवाह ने निर्मला का जीवन नरक बना दिया था। इसका तीसरा उद्देश्य है प्रौढ़ विधुर जो संतान वाला भी हो उसे पुनर्विवाह नहीं करना चाहिए, अन्यथा उसकी वही दुर्दशा होती है जो मुंशी तोताराम के परिवार की हुई। इसका चौथा उद्देश्य है अनमेल विवाह स्त्री पुरुष दोनों के लिए ही दुखदायी होता है। वे दोनों प्रायहीन भावना, संशय, शक और कुंठाओं के शिकार हो जाते हैं। पांचवा है वे माता का स्नेह समाज को किसी भी प्रकार से स्वीकार नहीं करता।
यानी विमाता जो दूसरी माता होती है उसे कहा जाता है। भले ही वह अपने सौतेले बच्चों को प्राणों से अधिक स्नेह करे, लोग सदैव उसके स्नेह पर संदेह करते हैं और यदि बच्चे बिगड़ जाएं तो दोष भी विमाता के मत्थे बढ़ा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, निर्मला उपन्यास का प्रकाशन कब हुआ था और इसके लेखक कौन है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका उत्तर है निर्मला उपन्यास का प्रकाशन सन 1927 ईस्वी में हुआ था और इसके लेखक महान उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद हैं। नेक्स्ट है, बाबू उदय भानुलाल की कितनी बेटियां थी? इसका उत्तर है बाबू उदय भानुलाल की 2 बेटियां थीं। बड़ी बेटी निर्मला तथा छोटी बेटी कृष्णा थी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, तोताराम के घर में कौन कौन था? इसका उत्तर हो जाएगा तोताराम के घर में उसके 3 बेटे थे। बड़ा बेटा मनसाराम 16 वर्ष का था, मंझला बेटा जो है उसका जयराम 11 वर्ष का और छोटा सियाराम 7 वर्ष का था। इसके अतिरिक्त घर में तोताराम की विधवा बहन रुक्मणी भी थी जिसकी उम्र करीब 50 वर्ष से ऊपर थी। नेक्स्ट यहाँ पर, निर्मला ने तोताराम से रुक्मणी देवी के व्यवहार के संबंध में क्या कहा? इसका उत्तर है, निर्मला ने तोताराम से रुक्मिणी देवी के व्यवहार के संबंध में कहा कि दीदी उसे रोज ताने देती है। अगर उन्हें इस बात की जलन हो कि यह मालकिन क्यों बनी हुई है तो आप उन्हीं को रुपए पैसे दीजिए, मुझे नहीं चाहिए। वह वही मालकिन बनी रहे, मैं तो बस इतना चाहती हूँ कि कोई मुझे ताने महने न दिया करे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, निर्मला तोताराम के प्रति कैसा भाव रखती थी? इसका उत्तर हो जाएगा यहाँ पर, निर्मला तोताराम के प्रति उदासीन थी। वह अपने अन्य उत्तरदायित्व तो खूब निभाती थी किंतु अपने पिता की उम्र के तोताराम को वह अपना पति नहीं मान पाती थी। वह तोताराम को प्रेम की वस्तु नहीं सम्मान की वस्तु समझती थी। वह उनसे भागती फिरती और उनको देखते ही उसकी प्रफुल्लता पलायन कर जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, निर्मला के प्रति रुक्मिणी देवी का व्यवहार कैसा था? इसका उत्तर है यहाँ पर, निर्मला के प्रति रुक्मिणी देवी का व्यवहार सारे संसार से निराला था। यह पता लगाना कठिन था कि वह किस बात से खुश होती थी और किस बात से नाराज। एक बार जिस बात से खुश हो जाती थी दूसरी बार उसी बात से जल जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, हिंदी कहानी का अर्थ एवं उसके तत्वों का वर्गीकरण कीजिए या कहानी के प्रमुख तत्व कौन कौन से हैं? या इस प्रकार से पूछा जाता है कि कहानी के प्रमुख तत्वों का विवेचन कीजिए, कहानी के तत्वों का निरूपण कीजिए। इसका उत्तर हो जाएगा यहाँ पर, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कहानी का आशय सादे ढंग से केवल कुछ अत्यंत व्यंजक घटनाएं और थोड़ी बातचीत सामने लाकर क्षिप्र गति से किसी एक गंभीर संवेदना या मनोभाव में पर्यवसित होने वाली गतिविधा ही कहानी कहलाती है। कहानी के मुख्य 6 तत्व स्वीकार किए गए हैं। पहला है कथानक, दूसरा है कथोपकथन, तीसरा है पात्र और चरित्र चित्रण, चौथा है देश काल और वातावरण, पांचवा है भाषा शैली और छठा है उद्देश्य। यही कहानी के प्रमुख तत्व होते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जयशंकर प्रसाद की 4 प्रमुख कहानियों के नाम लिखिए। तो उनकी 4 कहानियां हैं, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आदि और इंद्रजाल। नेक्स्ट यहाँ पर, प्रसाद द्वारा लिखित कहानी गुंडा का उद्देश्य लिखिए। तो गुंडा कहानी का उद्देश्य प्रेम और कर्तव्य निष्ठा के प्रति बलिदान का भाव चित्रित करना है। पन्ना और ननकू एक दूसरे प्रेम करते थे किंतु काशी के राजा बलवंत सिंह द्वारा पन्ना को बलपूर्वक रानी बना लिया गया। इस मानसिक आघात ने ननकू को गुंडा बना दिया। अंत में अपनी पूर्व प्रेयसी और राजा बने उसके पुत्र की रक्षा के लिए अपने प्राणों का उत्सर्ग करके वह अपनी कर्तव्य निष्ठा और अंत तक प्रेम निर्वाह की आदर्श भावना प्रस्तुत करता है। यही कहानी का प्रमुख लक्ष्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, काशी के गुंडों की क्या विशेषताएं थी? तो इसका उत्तर है, काशी के गुंडों का धर्म वीरता था। वे अपनी बात पर मर मिटते थे और सिंह की तरह जीते थे। प्राण भिक्षा मांगने वाले कायरों तथा घायल प्रतिद्वंद्वियों पर वे कभी वार नहीं करते थे। वे सताए हुए निर्बलों की सहायता करते थे तथा प्राणों को हमेशा थैली पर लिए घूमते थे। कहानी का मुख्य पात्र ननकू भी बनारस का एक ऐसा ही गुंडा था। नेक्स्ट यहाँ पर, ननकू गुंडा क्यों हो गया? इसका उत्तर है, अपनी प्रेयसी पन्ना को राजा द्वारा बलात् रानी बनाए जाने पर ननकू सिंह का जीवन से मोह भंग हो गया। वह मरना चाहता था, इसलिए गुंडा हो गया कि कोई उसे मार डाले। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, चीफ के स्वागत के लिए शामनाथ अपने घर में किस प्रकार की व्यवस्था करने चाहते थे? इसके लिए उन्होंने क्या क्या किया? इसका उत्तर है, शामनाथ अपने घर में हर बात में एक सुंदर व्यवस्था चाहते थे। इसी से उन्होंने घर का सारा संचालन अपने हाथों में ले रखा था।
खूंटियाँ कमरों में कहाँ लगाई जाए, बिस्तर कहाँ पर बिछे, किस रंग के पर्दे लगाए जाए, श्रीमती कौन सी साड़ी पहने, मेज किस किस साइज का हो, यह सारी व्यवस्था वे स्वयं ही देख रहे थे। इसके लिए उन्होंने कुर्सी, मेज, तिपाइयाँ, नैपकिन और फूल आदि बरामदे में व्यवस्थित करके सजा दिए। ड्रिंक का प्रबंध बैठक में किया गया। घर में फालतू सामान को छिपाने के लिए उन्हें अलमारियों और पलंगों के बीच छिपाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, चीफ की पत्नी की वेशभूषा क्या थी? तो इसका उत्तर है, चीफ की पत्नी ने काला गाउन और गले में सफ़ेद मोतियों का हार पहन रखा था। सेट और पाउडर की महक से वह ओतप्रोत थी। नेक्स्ट यहाँ पर, हीरामन कौन सी 3 कस्में खाता है? इसका उत्तर है यहाँ पर, हीरामन ये 3 कस्में खाता है। चोर बाजारी का माल नहीं ला देंगे, बांस की लदनी नहीं करेंगे, कंपनी की औरत की लदनी नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, पिता कहानी का संदेश बताइए। तो इसका उत्तर है, पिता कहानी का संदेश पुरातन और आधुनिक जीवन मूल्यों में समन्वय स्थापित करने की प्रेरणा देना है। इसमें पुरानी और नई दोनों पीढ़ियों को ये समझने का प्रयास किया गया है कि जीवन हट करके नहीं चलता। जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए आवश्यक है कि दोनों पीढ़ियां समय की आवश्यकता के अनुरूप अपने सिद्धांतों के साथ थोड़ा समझौता करना भी सीखें। यदि दोनों थोड़ा थोड़ा झुकेंगी तो समस्याओं का समाधान निकल जाएगा और जीवनधारा अपनी लय में चलती रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिता कहानी के लेखक का नाम बताइए। तो इसके लेखक है, पिता कहानी के जो लेखक है वे है ज्ञान रंजन। नेक्स्ट यहाँ पर, फूल सिंह मास्टर का चरित्र कहानी के आधार पर बताइए। इसका उत्तर है, कहानी में फूल सिंह मास्टर का चरित्र एक लापरवाह शिक्षक का है। वह बच्चों की शिक्षा के प्रति उदासीन है, किंतु एक दलित के बेटे को स्कूल में भर्ती कराने में मदद करता है। उसके चरित्र का उद्घाटन कहानीकार ने इन शब्दों में किया, फूल सिंह मास्टर अकेले में बैठे बीड़ी पी रहे थे। पिताजी ने उनके सामने गिड़गिड़ाकर कहा। फूल सिंह मास्टर जी ने बीड़ी टोंटा अंगूठे के इशारे से दूर उछाला और पिताजी को लेकर हेडमास्टर के कमरे में चले गए। सुदीप का दाखिला हो गया। पिताजी खुश थे। वे झुक झुक कर मास्टर फूल सिंह को सलाम कर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर 25 चौका 150 कहानी का उद्देश्य क्या है, या 25 चौका 150 कहानी का क्या तात्पर्य है? तो इसका उत्तर है, 25 चौका 150 कहानी का उद्देश्य दलितों के शोषण को उजागर कर चौधरियों की दूषित मनोवृत्ति को प्रकट करते हुए शिक्षा का महत्व सिद्ध करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, शैलेश मटियानी के बहुमुखी कृतित्व पर टिप्पणी लिखिए, या शैलेश मटियानी की 2 कहानियों और उपन्यासों के नाम लिखिए। या फिर ये इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि श्रेष्ठ कहानी के रूप में शैलेश मटियानी का मूल्यांकन कीजिए। तो तीनों प्रश्नों का उत्तर ही यहाँ पर एक ही उत्तर में दिया गया है। इसका उत्तर है, कृतित्व इनकी दी गई है। सन 1950 ईस्वी में इन्होंने कविताएं और कहानी लिखना शुरू कर दी थी। शुरू में वे रमेश मटियानी शैलेश नाम से लिखते थे। उनकी प्रारंभिक कहानियाँ रंग महल और अमर कहानी पत्रिका में प्रकाशित हुई। उन्होंने अमर कहानी के लिए शक्ति ही जीवन है 1951 और दोराहा 1951 नामक लघु उपन्यास भी लिखा। उनका पहला कहानी संग्रह था मेरी 33 कहानियाँ, जो कि 1961 में प्रकाशित हुआ। उनकी कहानियों में डब्बू मलंग, रहमतुल्ला, पोस्टमैन, प्यास और पत्थर, 2 दुखों का एक सुख 1966 में प्रकाशित हुई थी। चील, अर्धांगिनी, जुलूस, महाभोज, भविष्य और मिट्टी आदि विशेष उल्लेखनीय है। कहानी के साथ ही उन्होंने कई उपन्यास भी लिखे। उनके कई निबंध संग्रह एवं संस्मरण भी प्रकाशित हुए। उन्होंने विकल्प और जनपक्ष नामक 2 पत्रिकाएं निकाली। उनके पत्र, लेखक और संवेदना 1983 में संकलित है। इसके बाद उनके कहानी संग्रह हैं दुखों का एक सुख, नाच झुमरे नाच, हारा हुआ, जंगल में मंगल, महाभोज, चील, प्यास, पत्थर, बर्फ की चट्टानें, सुहागिनी तथा अन्य कहानियाँ, पाप मुक्ति तथा अन्य कहानियाँ, माता तथा अन्य कहानियाँ, अतीत तथा अन्य कहानियाँ, भविष्य, अन्य कहानियाँ, अहिंसा तथा अन्य कहानियाँ, भेड़े और गडरी। तो ये है उनकी कुछ कहानियाँ हैं। उनके कुछ उपन्यास हैं। उनके उपन्यास है हौलदार, चिट्ठी रसेन, मुख सरोवर के हंस, एक मूठ सरसों बेला हुई, अबेर, गोपुली, गफुरन, नागवल्लरी, आकाश कितना अनंत है, बोरी बली से बोरी बंदर, भागे हुए लोग, मुठ भेड़, चंद औरतों का शहर, किस्सा नर्मदा बैन, गंगूबाई, सावित्री, छोटे छोटे पक्षी, 52 नदियों का संगम, बर्फ गिर चुकने के बाद, कबूतर खाना, माया सरोवर। उनके कुछ निबंध और संस्मरण हैं। मुख्य धारा का सवाल, कागज की नाव, राष्ट्रभाषा का सवाल, यदा कदा, लेखक की हैसियत से, किसके राम कैसे राम, जनता और साहित्य, यथा प्रसंग आदि।
नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, श्रेष्ठ कहानीकार के रूप में अमरकांत का मूल्यांकन कीजिए, या अमरकांत नई कहानी के सशक्त कहानीकारी विवेचना कीजिए, या अमरकांत की कहानियों में निहित व्यंग्य और मार्मिकता पर टिप्पणी लिखिए। इसका उत्तर हो जाएगा, अमरकांत ने जिजीविषा, असंगति एवं विषमता का चित्रण करके निम्न मध्यम वर्गीय जीवन को अभिव्यक्ति प्रदान की है। डॉक्टर रमेश चंद्र लवानिया उनके जीवन दर्शन के संबंध में लिखते हैं, अमरकांत का जीवन दर्शन समष्टिवादी है। वे नवीन परिवेश में यथार्थमूलक कहानियों की रचना कर भौतिकवादी मूल्यों का विरोध करते हैं। प्राचीन मूल्यों के विघटन का संकेत भी उनकी कहानियों में है। मूलतः वह मानवीय मूल्यों के कहानीकार हैं। मानवीय मूल्यों में भी जिजीविषा ही वह प्रमुख स्वर है जो मानवीय और व्यक्तिक दोनों ही स्तरों पर है। अमरकांत ने सामाजिक व्यवस्था से पीड़ित मानव का चित्रण अपनी कहानियों में किया है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अमरकांत नई कहानी के सशक्त कहानीकार है। यही कारण है कि भैरव प्रसाद गुप्त तो अमरकांत की चर्चा के बिना नई कहानी की चर्चा को ही अधूरा मानते हैं। उनकी कहानियों में मानव की जिजीविषा का जितने सुंदर रूप से चित्रण हुआ है वह अत्यंत दुर्लभ है। अमरकांत के पात्र सामान्य हैं और उनकी भाषा शैली दैनिक बोलचाल की है। वास्तव में वे सही अर्थों में प्रेमचंद परंपरा के पोषक है। नई कहानी में ऐसा दूसरा कोई नाम नहीं है जो उनकी समानता कर सके। उन्होंने मानव और मानवीय स्तर पर चित्रित किया है और जहाँ आवश्यकता पड़ी है वहाँ व्यंग्य का सहारा भी लिया है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात की हिंदी कहानी में उनका स्थान अक्षुण्ण रहेगा। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे जो कि मैंने आपको इस वीडियो में बताए हैं। सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आपके एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन इनमें से पूछे जाने वाले हैं, तो आप एग्जाम में जाने से पहले सभी क्वेश्चन का रिवीजन जरूर करके जाएं। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करें, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपको हमारी आने वाली न्यू नोटिफिकेशन समय पर मिल सके। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें जिससे उनकी भी हेल्प हो सके। तो मिलते हैं ऐसी न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।